ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 14 तारीख का बात कर लेते हैं मेष राशि वालों। शुक्रवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन होली खेली जाएगी। इस दिन भगवान चंद्रमा का जन्म दिवस भी है। आपके सुख के भाव के मालिक हैं चंद्रमा, उनकी भी सुंदर आराधना होनी चाहिए। और एक और सुंदर उत्सव है होलिका के साथ साथ हमारे यहाँ पुराने जमाने में जो लोग हैं, अभी भी गांव के बहुत सारे लोग हैं ना, मिट्टी से होली खेलते हैं। और आज की तारीख में सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो है, पढ़े लिखे लोग जो है, कहते हैं मिट्टी से, तो अनकल्चर्ड गंवार लोग मिट्टी खेलते हैं। आपको शास्त्र की बात बताते हैं हम। शास्त्र के अंदर विष्णु धर्मोत्तर के अंदर एक ग्रंथ है और उसके अंदर एक प्रयोग लिखा है जो कहा जाता है कि फागुन शुक्ल पूर्णिमा को मृतिका मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए और अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर ओम अशोकाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने से कहा जाता है समस्त मन के शोक जो है, एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे बोला जाता है, वो दूर हो जाते हैं। छोटा सा उपाय देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है ना, लोग भूल जाते हैं, समझ में नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हम आधे पढ़े लिखे, आधे अंग्रेज हो गए, आधे हिंदुस्तानी भारतीय रहे और हमने कल्चर्ड टाई पहननी शुरू कर दी है, कल्चर्ड अपने आप को जेंटलमैन दिखाने के लिए। उस बेचारे धोती वाले की बात कौन सुनता है? धोती वाले को कहा जाता है अनपढ़ गंवार व्यक्ति। अरे गंवार नहीं है वो, जो देसी व्यक्ति है वो वास्तविक तौर पे उस संस्कृति को अभी भी संजोए हुए है जिसको हम भूल चुके हैं। और हम अपने एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली। थोड़ी देर बैठ के देखिएगा, हमारा दिल्ली में हॉस्पिटल है प्राकृतिक चिकित्सा का, मिट्टी में सान कर आदमी को बैठा देते हैं और जब उसको धोते हैं ना, जैसे गाड़ी धुलती है प्रेशर वॉश से, और फिर उससे पूछते हैं कैसा लगा, कहता है जी बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल दिमाग जो है एंजाइटी फ्री हो जाता है। तो ये मृतिका जो अशोक व्रत शास्त्र में वर्णित है, होली के दिन अशोक व्रत करने का शास्त्र में नियम है। पुस्तक भी मैंने बताई आपको, विष्णु धर्मोत्तर जो है, खासतौर पर इसके अंदर उसका पूरा वर्णन शास्त्र में बताया गया है। तो होली खेलो, आनंद से खेलो और ये कष्ट को निवारण करने वाली होली है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन 12 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, गज केसरी योग का निर्माण कर देंगे। ये बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए, तो आपके लिए रास्ता देने वाला है। आगे 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं मेहनत से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। तो होली खेलना इतनी मत खेलना कहीं फिसल जाओ मेष राशि वालों, कहीं, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा भारी हो सकता है। स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, कहीं नहीं तो अननेसेसरी स्वास्थ्य पे धन खर्च करने पड़ सकते हैं। इस दिन संक्रांति भी है, पूर्णिमा और संक्रांति का योग बन रहा है और साथ साथ सूर्य जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 12वें भाव में जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों, सूर्य की ये संक्रांति, मीन संक्रांति जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये 1 महीना आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। ये सूर्य जो है परिवर्तन कर कर आपकी नई उम्मीद को उदय करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, चतुर्ग्रही योग बन गया है सूर्य के साथ। सूर्य, बुध, शुक्र जो है राहु के साथ में विद्यमान है और राहु कहीं ना कहीं ग्रहण लगाता दिखाई दे रहा है। राहु, सूर्य ने इस वक्त बुध और शुक्र को 2 दिन बाद अस्त कर देंगे इसी कल में, और साथ साथ राहु जो है वो सूर्य को भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने का योग बनाएगा। तो ध्यान रखना है कि महत्वाकांक्षा आपको झटका दे सकती है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी उम्मीद मन में लगाकर काम ना कर पाए, वो कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है। तो ऐसे में आपको लगातार सूर्य का उपाय करने की जरूरत है। सूर्य का मीन राशि, खासतौर पे हम बात करें मेष राशि वालों को, ये मीन संक्रांति जो पड़ रही है, ये 1 महीना आपके लिए कई मामलों में थोड़ा सावधानी भरना है। शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, जो किसी में भी दाव लगाने वाला काम कर रहे हैं, यदि बड़ा सौदा कोई आपको आ गया, प्रॉपर्टी का कोई बता रहा है स्थिति, भाई ऐसे कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा लाभ हो जाएगा, आएंगे तो बहुत सारे सौदे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहण लगने के योग दिखाई देते हैं। तो हमारी आपको मेष राशि वालों बहुत हिदायत है, क्योंकि आपकी 7.5 भी शुरू होने वाली है। सब्ज बाग में मत आना, कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। कोई या लोग आपको घेरने का योग बना सकते हैं। इस वक्त 3 ग्रह अस्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। राहु जो है सूर्य के ग्रास में जाते दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ी शांति के साथ काम करने की जरूरत है। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मीठा डालकर, मिश्री या चीनी डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ दें। ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः।
भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः गायत्री मंत्र से जप करते हुए मन ही मन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी उपाय है आपके लिए, करेंगे तो अच्छा रहेगा। होली आपके लिए बहुत शुभ हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा, होली खेलते वक्त सबसे अच्छा रहेगा कि जहाँ होली जली हो उस भस्म को अपने सिरोधारे कर थोड़ा सा अपने घर वालों पे डाल दीजिएगा। वही होली वास्तविक तौर पर है, वही भगवान का प्रसाद है इस वक्त। और हम सिंथेटिक रंग कुछ और स्थिति कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखें, होली के दिन आमतौर पे आनंद का उत्सव है। लोग पता नहीं कौन कौन से पुराने फटे कपड़े निकाल कर पहन लेते हैं और फिर कहते हैं होली, हैप्पी होली। होली, अरे भैया होली है, आनंद का पर्व है। या तो कपड़ों से प्यार कर लो, जो फटे हुए कपड़े पहनते हैं ना, लक्ष्मी जी उनसे रूठ के चली जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, होली के दिन इस बात का नया चैत्र आरंभ हो रहा है। और ऐसे में सुंदर रूप से भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे पहली होली भगवान के साथ खेलने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको भगवान के पास जाकर थोड़े से लाल पुष्पों से भगवान का होली अभिषेक करना चाहिए। और भगवान पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप उनके साथ चंदन के इत्र से भगवान के साथ होली खेलने का प्रयास कीजिए। लाल पुष्पों से भगवान के साथ होली खेलने का प्रयास करें, देखिए बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर, चैत्र का महीना आरंभ होगा, चैत्र प्रतिपदा का योग है। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध महाराज वक्री होने की स्थिति में जा रहे हैं। दोपहर को करीब 12वें भाव में चलते हुए, कमजोर अवस्था में चलते हुए बुध वक्री होंगे। 12:16 पर योग बनेगा। और ये वक्री होना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ है। यानी आप जो चीज़ें धीरे धीरे आपके हाथ से निकल रही थी, वो धीरे धीरे उनको पकड़ मजबूत करने के लिए वक्री होना बुध का आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता दे सकता है। आपके लिए शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हो सके तो थोड़े से बुध के निमित्त अच्छा उपाय करने के लिए, शनि महाराज की 7.5 भी शुरू होने वाली है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बुध के निमित्त अच्छा होगा कि आपके लिए आप कम से कम ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 2 बिल्वपत्र उनको अर्पित कीजिए। बिल्वपत्र खंडित होते हैं, इस वक्त एक थोड़ा खंडित बिल्वपत्र कहा जाता है। अखंडे बिल्वपत्र च पूजा शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अखंडे बिल्वपत्र बड़ी सुंदर से मिल जाएगा आपको, तो उसको भगवान को अर्पित कीजिए, कल्याण होगा। 16 तारीख रविवार का अवसर। और ऐसे में मेष राशि वालों के लिए ग्रह गणना जो बता रही है वो समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लें। देखिए रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है, और इस दिन राहु महाराज वक्र गति से चलते हुए आपकी राशि के 12वें भाव में विद्यमान है। और वहां पर वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, चतुर्थ चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं पूर्व भाद्रपद के। और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है। अब सूर्य साथ में आ रहे हैं, उसके लिए साथ में चले गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है। लेकिन उनके अंतिम अंशों में चलते हुए जिस प्रकार से प्रवेश करें, बहुत जल्दी राहु परिवर्तन का योग बनाएंगे। और ये परिवर्तन जो आपके लिए होगा, ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सुंदर लाभ देने की स्थिति में आएगा आने वाले टाइम में। लेकिन इस वक्त थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य के साथ कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने के योग बना रहा है आपकी, जो क्योंकि परिवर्तन का बड़ा महत्वपूर्ण समय शुरू होने वाला है। मीन जो में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें तो अंतिम में चले गए हैं, मार्च के अंतिम में तो कई ग्रह परिवर्तन हो जाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें, जो चीज़ें आ रही हैं इन दिनों आपके समक्ष आए, उन पर अच्छे से विचार कर तभी आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। केवल महत्वाकांक्षा, बड़ी सोच, अरे बड़ा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ये नहीं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें। रविवार का अवसर है, विवेकानंद योगाश्रम में इस वक्त हम बड़ा यज्ञ रखते हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा इस बार। आप स्वयं उसमें भाग लेकर समस्त नवग्रहों को ठीक करने के लिए उस यज्ञ में आहुति दीजिएगा। चाहें तो बहुत दूर बैठे हैं तो उसका स्थान आरक्षण कर वो भी लाभ ले सकते हैं। 17 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है, और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं उत्थान का योग बनेगा, नई शक्ति देगा आपके लिए। चंद्रमा 7वें भाव में विराजमान होकर बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ इस दिन बुध जो है अभी वक्री हुए थे, अब सूर्य के इतने सन्निकट आ गए हैं, अस्त हो गए हैं। और ये आपके लिए अच्छा है, जुर्माने से बचा सकते हैं। गलत दिशा में जाते जाते कहीं ना कहीं जो लोग आपको साइड लाइन करने का प्रयास कर रहे थे, वो आपको बचा सकते हैं। कि बुध का अस्त होना आपके लिए कतई खराब नहीं है, अच्छा योग बना रहा है आपके लिए। इस दिन चतुर्थी व्रत है, भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें। शिव परिवार का पूरा, जहाँ शिव परिवार का स्थापना होती है, उन सबका अभिषेक कर उनको सुंदर रूप से पुष्पों से विराजित होकर पीले पुष्प उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव होने के योग बनते दिखाई देंगे। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहे हैं, वो आपको क्लियर वॉइस करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा ऐसी हो रही है कि आप बहुत बड़ी चीज़ की तरफ ललायित होंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, मनोमस्तिष्क में इंट्यूशन हो रहा है, उस पर विचार जरूर कीजिएगा।
केवल हरे 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 को ना देखें, केवल इस बात को भी देखें कि जो मन कह रहा है, कहीं ना कहीं आशंका जो दिखा रहा है, उसको समझते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा होगा कि थोड़ी मंगल को ताकत दीजिए, हनुमान जी का स्तवन करें, मंगलवार का अवसर है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 19 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, और इस दिन अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे, चंद्रमा बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आ जाएंगे और ये आपके लिए सुंदर रहेगा। लाभ का योग बनाने की स्थिति 2-3 दिन ग्रह आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। सुबह जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी, दोपहर में आते आते वो आपके समक्ष खेल करके दिखा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, इस दिन श्रीरंग पंचमी है, भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान का सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। देखिए, इस दिन शुक्र होने जा रहे हैं अस्त। शुक्र का अस्त होना कहीं ना कहीं ताकत हो, उच्च के होकर शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान थे, राजयोग का निर्माण कर रहे थे। तो जो उम्मीद थी वो छूट सकती है। सूर्य ने जो जिस प्रकार खेल किया है यहाँ का शुक्र को अस्त करने से, कहीं ना कहीं बनी बनाई बात जो उम्मीद दिखा रहे थे वो कहीं ना कहीं छूटती दिखाई दे सकती है। तो ध्यान रखना इस बात का, कई सारे ग्रहों का एक ग्रह पर प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है। एक ग्रह अच्छा कर रहा है, दूसरा ग्रह खराब कर रहा है, तीसरा ग्रह कुछ और योग बना रहा है। तो समग्र रूप से इन समस्त ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हमें भविष्य का निर्माण करना चाहिए। तो देखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर भगवान शंकर का सुंदर स्तवन करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन को बल देने का प्रयास करें। मन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात से हतोत्साहित हो सकता है। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गज केसरी योग आपकी राशि में निर्माण होकर कई मामलों में लाभ देने के योग बना रहा है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा, जुआ मत खेलिएगा, दाव मत लगाइएगा। प्रैक्टिकल वे में जो चीज़ें आपके हाथ में उन्हीं पर काम करने का प्रयास करें, ये सबसे श्रेष्ठ बात रहेगी। इसको ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी और दिन पर दिन किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा वो हमने आपके समक्ष आपकी राशि के अनुसार से पूरा विवेचना उपस्थित करी और उसके अनुसार से आप उसका लाभ उठाने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन ये ओवरऑल जो ग्रहों की गणना है, वास्तविक तौर पर ये समझें कि ये ग्रहों की गणना जो है हर व्यक्ति पर अलग प्रभाव उत्पन्न करती है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम समझें कि आपकी जो राशि है वो एक विशेष तौर पर तो 2.5 दिन में एक बार बदलती है, लेकिन हर घंटे 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। लेकिन ये ज्योतिष की विवेचना का अवसर है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें देखने पड़ता है कि कौन सी कुंडली ज़्यादा प्रभावी हो रही है, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली। ज्योतिष के दृष्टिकोण से केवल एक ही चार्ट नहीं है कि जिसको हम कहें कि भाई इसी के द्वारा सब कुछ निर्धारित हो जाता है। हजारों प्रकार के चार्ट बनते हैं। ये ज्योतिषी अपने अनुभव से वो व्यक्ति को देखकर बताता है कि आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके कौन से लग्न, कौन से ग्रह, कौन से अनुसार किस प्रकार से योग बनाने वाले हैं। चाहे वो आत्मकारक ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में, अमात्य कारक ग्रह कौन सा है, कारकांश ग्रह किस प्रकार से कारक ग्रह कर रहा है, लग्न पद, उपपद, यानी ज्योतिष के अंदर माइन्यूटली अगर डिस्कस करने का हम प्रयास करें तो इतना ज़्यादा वृहद वर्णन ज्योतिष का शास्त्रों के अंतर से किया गया है। लेकिन हम जो जनरल तौर पर हम बात कर रहे होते हैं तो हमको केवल एक ही जन्मांगम चार्ट ही दिखता है, लेकिन उसके अनुसार से चंद्र कुंडली साइड में बनी होती है जिसको राशि के अनुसार से बनाया जाता है और राशि के अनुसार से हम आपके समक्ष वार्तालाप उपस्थित करते हैं। तो आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, उसके अनुसार से यदि आप दोनों चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल सही रूप समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में घटनाएं कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ ही सकते हैं। गोचर का मतलब है आज की तारीख में ग्रह कहाँ किस प्रकार से चल रहे हैं और वो हम उनको राशि के अनुसार से बांटकर, लग्न के अनुसार से बांटकर हम प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं कि गणनाएं किस प्रकार से जा रही हैं। फिर ये एक अलग विषय बन जाता है कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, आपकी कुंडली में दशाएं किस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की अवस्था है वो कितने ताकत में बैठी हैं या निस्तेज होकर बैठे हैं, जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव कितना होगा। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा है, क्या वास्तविक तौर पे उसके अंदर वो ग्रह में ताकत है। आपका ग्रह उच्च का दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर कमजोर हो गया, शीर्णस्थ हो गया, या कुंडली में ताकत में ग्रह नहीं दिख रहा है लेकिन नवांश में जाकर षोडश वर्ग के अंदर जाकर अच्छे से ताकत में आ गया है, तो वो ग्रहों की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। फिर ग्रहों की स्थिति ये भी समझने की आवश्यकता है कि किस अवस्था में वो ग्रह हैं, आपकी जन्मपत्री में जो ग्रह है। एक बड़ा विशेष विवेचना है वो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। हमारे पिताजी के पास एक बहुत कभी कभी ऐसे केस आते हैं। एक व्यक्ति आया जन्मपत्री दिखाने के लिए और जन्मपत्री देखने के बाद उसकी कुंडली में मृत्यु योग लिखा हुआ था और वो आया भी उसी कारण से था कि किसी ज्योतिषी ने उसको बताया था कि तेरी कुंडली में मृत्यु योग है और इस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है, हो जाएगी। जब वो पिताजी के पास जन्मपत्री दिखाने आया, हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोगों ने उस वक्त देखा तो मृत्यु योग साफ साफ बना हुआ है।
लेकिन पिताजी ने उसको एक बात विशेष तौर पर बताई कि तेरी मृत्यु होगी भी और तू जिंदा भी रहेगा। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में कहा कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मृत्यु होगी भी जिंदा रहेगा? तो पिताजी ने कहा कि देख, तेरी कुंडली के अंदर जो योग है वो विशेष तौर पर मृत्यु कारक योग तो है, लेकिन जो ग्रह है वो सपनादि अवस्था में है। यानी जो ग्रह की अवस्था है वो स्वप्न में है, ग्रह जागृत अवस्था में नहीं है। स्वप्न में अवस्था है तो तेरी मृत्यु सपने में लिखी है, प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं लिखी तेरी। और कालांतर में वो समय घटा और जब सामने आया तो व्यक्ति जीवित रहा, मृत्यु हुई, लेकिन सपने में कभी देखते हैं। लेकिन आप सपने में यदि कोई अनुभव करते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट होता हो सपने में देखता है या कोई राज्याभिषेक होता देखता है, तो सब सोचे कि मनोभाव उसी प्रकार का होता है कि उतनी प्रसन्नता प्राप्त हो रही होती है कि ये गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये कुछ हो रहा है, चोट लगती है तो वैसे ही लगता है कि यार लग गई लग गई लग गई। तो वो स्थिति समझे, यानी वो ग्रहों की अवस्था किस प्रकार से है। यानी ज्योतिष विज्ञान ने एक एक चीज को बड़े सुंदर रूप से अनुसंधान करके समझ के उन विवेचनाओं को उपस्थित किया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज्योतिष में विवेचना करते हैं, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, और न्यूमरोलॉजी से ही लोगों के केवल नंबर को देख के ही बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, देखिए विज्ञान का भाग है ज्योतिष के अंतर्गत, लेकिन वो छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन उससे ही लोगों को मतिभ्रम उत्पन्न करने के बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं। तो ये इसको अच्छे से समझें, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है जो प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार दिखा सकता है। हजारों लोगों के जीवन में उस चमत्कार को लोगों ने अनुभव किया है। बड़े बड़े विरले उद्भट प्रकार के विद्वान लोगों के जीवन में कभी ना कभी टकराए होंगे। तो इसलिए ज्योतिष का विज्ञान को अच्छे से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ये हमने जो विवेचना ग्रहों की गणना आपके समक्ष उपस्थित करी, तो ये इस प्रकार से है कि आप उसके चीज़ों को समझकर, अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस वक्त ओवरऑल, तो आपने डेट वाइज तो समझा, लेकिन जो ये मार्च का मध्यकाल है ये बहुत विशेष रख रहा है संबंध। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, कई उत्सव आएंगे, होलाष्टक चल ही रहे हैं, होली भी आने वाली है, उसके बाद संवत परिवर्तन का योग बनने वाला है। शनि महाराज सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे के सारे परिवर्तन बड़े विशेष प्रभाव उत्पन्न करने वाले होंगे इन सब ग्रहों की गणना के अनुसार से। क्योंकि इस वक्त जैसे सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने की योग बना रहे हैं, इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, और साथ साथ वक्री भाव में भी ग्रहों की स्थिति बनेगी, बुध वक्री होने जा रहे हैं, और साथ साथ हम देखें कि राहु महाराज भी अपने ग्रह को परिवर्तन करने के जा रहे हैं, बुध अस्त होने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ इन सब परिवर्तनों का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, इन सबको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में यदि हम देखें कि शनि के परिवर्तन से पहले पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वातावरण के लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग बना सकता है, भूस्खलन के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते दिखाई देंगे इन सब ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ। और बुध अस्त होने के कारण से कई राशि विशेष में कई सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। चीज़ों को बुध जो है वैसे ही कम से क्षीणस्थ अवस्था में चल रहे हैं और अस्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सही ज्ञान में सही समय पर सही रास्ते को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो जो उपाय आपको बताए हैं उनको सही से करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ अपनी मूल जन्मपत्री को अवश्य समझाकर, अच्छे योग्य ज्योतिषियों को दिखाकर उनसे विवेचना समय समय पर करती रहनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमें काल को, समय को, हमें विशेष तौर पर समय को समझने में सहायता मिल जाती है, और समय को समझ जाते हैं तो आने वाले भविष्य को देखकर, बहुत सारी चीज़ों को समझकर, पूर्वाभास लेकर हम उन जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आने वाले सुख को आनंद के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समय समय पर समझते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और तथाकथित तौर पर हम आपके साथ तो वो लगातार जुड़े ही रहते हैं। आपके साथ प्रश्नों के समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और अब तो हमने एक विशेष व्यवस्था बनाई है कि आश्रम पर हर पहले रविवार को एक विशेष तौर पर सेशन रखते हैं कि जिसके अंदर लोग आकर प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और उसमें हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फीस वगैरह देने में दिक्कत करते हैं। देखिए, आश्रम है, व्यवस्थाएं भी चलानी है, फीस रखनी जरूरी है, लेकिन जो लोग आश्रम के साथ बिल्कुल आप व्यवस्था में, यज्ञ में आना चाहते हैं, नहीं कोई है अभाव है भगवान की समस्या के कारण से, जीवन समस्या के कारण से, तो हम उसके लिए एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। हर रविवार को विशेष तौर पर कार्यक्रम रहेगा, पहले रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप आकर डायरेक्टली हमसे
प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके प्रश्न जो भी हों हम प्रयास करेंगे माँ भगवती की कृपा से उनका निदान अवश्य आपको दे। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के कोई ना कोई योग बने। और हमारा संस्थान दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, आप वहाँ पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। हाँ, फ़ोन पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं। देखिए, फ़ोन पे तो बात करनी इतने सारे लोगों से बड़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स वगैरह पे लगातार बहुत सारे कार्यक्रम और जुड़े रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश ये करें स्वयं हर रविवार को विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, ये बहुत बड़ा पुराना आश्रम है और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा स्थापित किया गया ये शोध संस्थान। यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। आप उसमें आए, आप देखिएगा, अब माँ भगवती के पास से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो मुल्तान से 1947 में आया वो भी यहाँ प्रतिष्ठित है। यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है, गौशाला है, सबके आप लाभ लें, आपके जीवन में कल्याण होगा, परिवर्तन का योग बनेगा। माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।